हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट्स हैं आपके लिए। सबसे पहली चीज़ कि आज से 12th क्लास के लिए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मैं पूरी सीरीज बनाने वाली हूँ, बिकॉज बहुत डिमांड आ रही थी कि अभी तक क्लास 12th का पूरा कोई सब्जेक्ट है जो मैंने कवर नहीं किया, तो आज ये शुरू करेंगे। दूसरी स्पेशल अनाउंसमेंट है ये कि मैंने अपनी ऐप लॉन्च की है निधि गुप्ता क्लासेस के नाम से। ये देखिए, यहाँ मैंने लिख दिया निधि गुप्ता क्लासेस। तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाके निधि गुप्ता क्लास टाइप करेंगे, आपको मेरी ऐप मिल जाएगी, जहां पर मैं ये डिटेल्ड मॉड्यूल पूरा डालने वाली हूँ। और आज मैं इसका ये पहला लेक्चर जो चैप्टर 1 है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इसका चैप्टर 1 यहाँ पर आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ उसे। तो आप लोग प्लीज़ इसे पढ़िए और आगे शेयर कीजिए, और अगर पसंद आए तो ऐप पे जाके पूरे पूरे मॉड्यूल्स देखिए। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पहले क्लास 11 में था, फिर चला गया अब की बार, लेकिन क्लास 12th के लिए ये जो है सारे स्टूडेंट्स को पढ़ना है, तो अचानक से सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। और बीइंग इंडियन इकोनॉमी टीचर, मुझे तो हमेशा से ये सब्जेक्ट पसंद रहा है। तो आप सबको भी पढ़ना है। और अब बोर्ड्स भी पास आ गए हैं, और क्योंकि कोविड चल रहा है तो हम लोग स्कूल्स जो है वो जाकर पढ़ने में, और या किसी ऑफलाइन ट्यूटर्स के पास जाके पढ़ने में, उनसे अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कराने में थोड़ा डिफिकल्ट हो गया कोविड की वजह से। तो इन सब का सॉल्यूशन है ऑनलाइन क्लास। और बिल्कुल आपको ऑनलाइन क्लास में भी वैसे ही समझ में आने वाला है जैसे आपको ऑफलाइन में समझ आने वाला था। कोई प्रॉब्लम्स है, एक बार पूछो 50 बार पूछो, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी हम बात कर रहे हैं कि जब हमारी कंट्री को फ्रीडम मिली ब्रिटिश रूल से, उस समय हमारी इकोनॉमी का क्या हाल था। लेकिन इस पूरे मॉड्यूल को जब मैं बनाने वाली हूँ, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब ब्रिटिश रूल आपकी इकोनॉमी में नहीं था, मतलब हम लोग फ्री थे, हम लोग इंडिपेंडेंट थे, उस समय इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, और फिर ब्रिटिश रूल में क्या हुआ, और फिर उनके जाने के बाद जब हमें फ्रीडम मिली तो फिर हम कैसे आगे बढ़े। तो हम इसको इसी सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे शुरू करती हूँ आपसे बात करना कॉलोनियल रूल के बारे में। अभी जो कॉलोनियल रूल है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो टर्म है कॉलोनियल रूल। और मैं कहती हूँ आप सबको पता होना चाहिए कि जब ये ब्रिटिश रूल की हम जिसकी बात करते हैं, इसे कॉलोनियल रूल क्यों कहते हैं, होता क्या है, ये कितने साल तक रहा। अब देखो, 1757 से 1947, यानी ऑलमोस्ट 2 सेंचुरीज, 190 ईयर्स आपके यहाँ किसी और ने आपको रूल किया। तो ये जो कॉलोनियल रूल है ना स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये एक सिस्टम है दो कंट्रीज के बीच में, जहां पे एक कंट्री ना रूलर बन जाती है, मतलब वो हमारे लिए रूल्स बनाएगी और हम पे रूल करेगी, और हम अनदर वन, यानी कि ब्रिटिश और इंडियंस के केस में इंडियंस जो हैं वो उन रूल्स को, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। और जो रूलर कंट्री है यानी ब्रिटेन, जो इंग्लैंड है, वो लोग हमारे यहाँ कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज होंगी, हमारी कंट्री कैसे रन करेगी, हम लोग क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज करेंगे, किसको सामान बेचेंगे, क्या सामान बेचेंगे, ये सब कौन डिसाइड करेगा, ब्रिटेन डिसाइड करेगा। तो रूलर कंट्री डिसाइड करेगी। तो हम उसकी कॉलोनी बन गए और वो हमारे रूलर्स बन गए। और इसके पीछे पर्पस क्या था। अब जब ये सारा जो ऐसे ही नहीं हुआ, बिना किसी मोटिव के नहीं हुआ, इसके पीछे पर्पस ये था कि जो इंडिया है उसको फीडर कॉलोनी की तरह हम जो है ट्रीट करेंगे। क्या पर्पस है, क्या करना है हमें उससे अपनी कंट्री को, जो हमारा ब्रिटेन है, उसकी इकोनॉमी को फ्लरिश करना है, खुद को अमीर बनाना है, खुद को रिच बनाना है। तो उनका जो मोटिव था ब्रिटिश का, जब वो इंडिया में आए, वो इसी मोटिव के साथ आए थे कि उनको कोलोनाइजेशन करना है। और कोलोनाइजेशन में क्या करना है, इंडिया पे अब जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसीज को इंडिया की कंट्रोल करना है, उन्हें अपने हिसाब से चलाना है, और इस तरह से चलाना है कि उनकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी ब्रिटेन में चल रही है वो जो है रिच होती जाए, प्रॉस्पर होती जाए, आगे बढ़ती जाए, और इंडिया जो है वो एक्सप्लॉइट होता जाए।
अब ये जो एक्सप्लॉयटेशन था ये 1757 से 1947 तक चला। 15 अगस्त 1947 जब हमें फ्रीडम मिली, तो इट वाज ऑलमोस्ट फॉर 190 इयर्स। दैट्स टू लॉन्ग गाइस। तो चलो आगे चलते हैं। ये तो मैंने आपको एक बात बताई कि कॉलोनियल रूल क्या था। अब मैं आपको बताती हूँ स्टेगनेंट इकोनॉमी की। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो स्टेगनेंट इकोनॉमी क्या है? स्टेगनेंट जो टर्म है ना, इसका मतलब है रुका हुआ, जो कुछ रुक गया है। अब कैसे रुक गया है, क्या हो गया है? तो इट रेफर्स टू एन इकोनॉमी इन विच टोटल आउटपुट इज आइदर डिक्लाइनिंग, फ्लैट और ग्रोइंग स्लोली। persistent unemployment is also a characteristic of stagnant economy। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो कॉलोनियल रूल के टाइम पे एक ऐसी इकोनॉमी बन गई थी जिसका कुछ भी भला नहीं हो रहा था भाई। ना तो हमारी कोई ग्रोथ हो पा रही थी, ना हम रिच हो पा रहे थे, ना ही हमारा जीडीपी बढ़ रहा था, ना ही हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रही थी, ना ही कोई अपग्रेडेशन हो रहा था। और धीरे धीरे क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, आप साइड बाय साइड, तो क्या बढ़ रहा है? लोग तो बढ़ते जा रहे हैं लेकिन उनके लिए काम नहीं है। तो ये सारे फीचर्स होते हैं स्टेगनेंट इकोनॉमी के। हमारी कोई ग्रोथ नहीं हो रही, जहां है या तो वहीं टिक गए हैं, या धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे स्लो ग्रोथ हो रही है जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता, और बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, या फिर ग्रोथ हो नहीं रही, नीचे जा रहा है, आउटपुट धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इंडिया जो है वो कॉलोनियल रूल के टाइम पे एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी बन गई थी। पर्पस क्या था? पर्पस था कि ब्रिटेन को रिच करना है, इंडिया को रिच करना पर्पस नहीं था। तो इसलिए इंडिया क्या हो गया था, वो स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। अब देखो यहां पर हम बात करेंगे इसके बाद इंडिया की। मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि जो हमारा इंडियन इकोनॉमी है वो कॉलोनियल रूल के पहले इसकी क्या सिचुएशन थी, यानी कि जब जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, उस समय हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। तो सबसे पहली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें पता भी होनी चाहिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ हमारे इंडिया में जो एग्रीकल्चर था वो मेन सोर्स था लाइवलीहुड का, मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल में मैं यहाँ बात करूंगी 85% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। या तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, मतलब खुद ही खेती कर रहे हैं और जो है वो अपना काम चला रहे हैं, और नहीं तो वो क्या है, वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। इनडायरेक्टली इन्वॉल्व मतलब कि आपको किसी ना किसी तरीके से आप डायरेक्टली, जैसे हमारे आर्टिसंस हैं। अब हमारे यहाँ उस समय ना इंडिया में बार्टर सिस्टम चलता था कि मैं क्या करती हूँ, मैं जो है वो फर्नीचर बनाने का काम करती हूँ, और लेकिन फर्नीचर बनाने से मैं किसी फार्मर को क्या करूंगी, उसके काम की चीज, उसके काम का फर्नीचर दे दूंगी कि भाई चल मैंने तेरे लिए टेबल चेयर बना दी है, या मैंने तेरे लिए मूड़ा बना दिया है, या मैंने तेरे लिए चारपाई बुन दी है, तो तू मुझसे चारपाई ले ले, इसके अगेंस्ट मुझे क्या दे दे, 2 बोरी गेहूं दे दे, 1 बोरी चावल दे दे, ऐसे करके। तो ये सिस्टम भी था हमारे यहाँ उस समय जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे उस टाइम पे। और एग्रीकल्चर में ही 85% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इन्वॉल्व थी, मतलब सारे लोग। मगर अब 85% लोग जो हैं वो, उस समय एक और मोटिव था इतने सारे लोगों का एग्रीकल्चर में जाने के पीछे, कि जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है ना वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज होती थी। मतलब हम अपने लिए गेहूं उगा रहे हैं, हम अपने कंजम्पशन के लिए चावल उगा रहे हैं, तो इतना ज्यादा कोई मोटिव नहीं था कि भाई मुझे दूसरे को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है या इसे बाजार में बेचना है, ऐसा कुछ नहीं है। बार्टर सिस्टम चल रहा है, तो चलो जी मैंने 100 बोरी गेहूं ज्यादा उगाया, तो मुझे बाजार से और जो चीजें लेनी है वो मैं इस गेहूं के बदले ले लूंगा, और इतना जो है गेहूं मुझे अपने यूज के लिए चाहिए, तो लाइक दैट। तो एग्रीकल्चर सबसे बड़ा सोर्स था जिंदगी जीने का उस टाइम पे। और कॉलोनियल रूल आने से पहले ये देखिए, आपकी कंट्री को ना पता है सोने की चिड़िया हम कहते थे, और ये बहुत ज्यादा फेमस था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए। मतलब कॉटन इंडस्ट्री हमारी, सिल्क टेक्सटाइल, मेटल इंडस्ट्री, बहुत सारे प्रीशियस स्टोन्स जो हैं वो सब इंडिया की देन है, और इंडिया बहुत ज्यादा फेमस था इसके लिए। सिल्क के लिए तो हमें पता है ना,
जो है वो सिल्क, हाँ, इंडिया बहुत अच्छा बनाता था। प्लस पश्मीना बहुत फेमस है, और कहते हैं ओरिजिनल सिल्क तो इतना इतना हल्का, इतना बढ़िया होता है, और इंडिया का इतना बढ़िया क्वालिटी का होता था कि हम जो है वो लोग पूरी की पूरी सिल्क की साड़ी को एक 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 उसमें से निकाल लेते थे, अंगूठी में से। तो लेडीज बड़ा ये कर करके देखती थी कि असली है या नहीं है, मैं ऐसे चेक कर। तो इंडिया बहुत फेमस था अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए, और पूरा जो एशियन कॉन्टिनेंट है और पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, उस समय हम इन लोगों के साथ ट्रेडिंग भी करते थे इन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की। जो हाथ से बने हुए आइटम है, ये हम पूरे एशिया को, पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट को जो है वो उनके साथ ट्रेड करते थे, बिजनेस करते थे, और इसकी वजह से हम बहुत रिच थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने देखा, अरे इतनी रिच कंट्री है, सोने की चिड़िया कहते हैं ऐसे, तो इतना बढ़िया काम है इनका हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का, इतनी उपजाऊ जमीन है, इतना बढ़िया एग्रीकल्चर होता है, तो इनको अपना ऐसा कब्जा करो इनके ऊपर कि फिर ये हम इनकी सारी चीजों को एक्सप्लॉइट करके ब्रिटेन को रिच करें। तो ये उनका मोटिव था। अब इंडियन इकोनॉमी देखो, कॉलोनियल रूल से पहले, मैंने यहाँ आपको बता रही, कॉलोनियल रूल से पहले एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व, हैंडीक्राफ्ट के लिए फेमस, एशिया को, पूरे यूरोप को हम जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा हम सेल्फ रिलायंट, हमें किसी से कोई उधार लेने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप की जितनी जरूरतें हैं उनको पूरा करने में सक्षम है, हम इंडिपेंडेंट हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, किसी एक्टिविटी के लिए डिपेंडेंट नहीं है। और जी हम क्या हैं, हम तो प्रॉस्पेरस इकोनॉमी है, हम तो सोने की चिड़िया हैं। फिर आ गए ब्रिटिशर्स। अब जब ब्रिटिशर्स आ गए तो यहाँ पे हो गई गड़बड़। अब ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो हमारी कंट्री है वो बहुत ज्यादा उन्होंने 190 इयर्स में उसको एक्सप्लॉइट कर दिया और बिल्कुल खाली कर दिया। तो ये जो इन्होंने ये सब जो चीजें की हैं, ये मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो इसका बनाने वाली हूँ उसमें बताने वाली हूँ। पूरा हम धीरे धीरे सारी डिटेल और पूरी सीरीज हम उसमें कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो गाइज प्लीज लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सारे मॉड्यूल्स को पढ़ना है, इसे चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, हम प्ले स्टोर पे जाएंगे और निधि गुप्ता क्लासेस को वहां से डाउनलोड करेंगे। तो हमें वहां पर क्या मिलेगा, सारे डिटेल मॉड्यूल्स में और भी बहुत कुछ उस ऐप पे डालने वाली हूँ। तो मुझे आप सबका थोड़ा सा प्यार चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, आई होप मुझे मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। मैंने स्टार्ट कर दी है सीरीज, जिसमें सबसे पहले शुरू किया है मैंने कॉलोनियल रूल से, और ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बताना कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले क्या हाल था और उसके बाद क्या रहा, और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि उनके जाने के बाद क्या हुआ। तो हम धीरे धीरे सब कुछ पढ़ने वाले हैं इसमें। प्लीज मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप सब मेरे ऐप को भी प्यार देंगे, मेरे चैनल को भी प्यार देंगे, और हम साथ में खूब पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।